वेज कंस्ट्रेंट होते क्या है? When a body moves over a wedge, it follows certain sliding constraint. Basically, वेज है ना, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पेज में बनाकर भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये वेज के ऊपर, यहां देखो, इस वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। बेसिकली हुआ क्या, जब वेज के ऊपर ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे। कंस्ट्रेंट मैंने आपको वर्ड बताया था, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, कुछ मोशन, सर्टेन टाइप में मोशन में जो चीजें होती ही होती हैं, ठीक है। मतलब फिजिक्स का रूल है कि वो उस टाइम में, जैसे अगर आप, मैंने आपको क्या बताया था, ग्राउंड पर आप चलेंगे, ठीक है, तो आप ग्राउंड पे एक्शन लेंगे तो ग्राउंड आप पर रिएक्शन लेगा, तो वो नेचर है, ठीक है, कि ऐसे होता ही है। तो जिसका रूल है ये कि आप अगर ग्राउंड पे एक्शन लोगे तो दूसरी चीज आपको रिएक्शन देगी, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो उस तरह से वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है, जब आप वेज पे कोई चीज रखोगे एंड उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, व्हेन रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस वन, है ना, बिटवीन वेज एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट, देन द स्लाइडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑफ द वेज आर अप्लाइड। स्लाइडिंग कंस्ट्रेंट उस केस में अप्लाई होते हैं। स्लाइडिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं, स्लाइडिंग कंस्ट्रेंट ये कहते हैं, लेट मी इरेज दिस, क्या आ रहा है बार बार, स्लो। सो स्लाइडिंग कंस्ट्रेंसी कहते हैं व्हेन टू रिजिड बॉडीज आर इन कांटेक्ट। व्हाट आर द टू रिजिड बॉडीज? कौन सी है? एक तो ब्लॉक है, दूसरी क्या है, वेज है। दोनों रिजिड होती है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड होती हैं। तो टू रिजिड बॉडीज, दैट इज वेज एंड ब्लॉक, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट देयर वेलोसिटी कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस आर इक्वल। ओके, नाउ ये मैं आपको कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कांटेक्ट सरफेस किसे बोलोगे आप। लैकिंग क्लियर लेता हूं। अगर ये आपका वेज है, जिसे इसे आप वेज बोल रहे हो, हम्म, यार बन क्यों नहीं रहा वेज अच्छे से? मलिनी आज क्लास में आई है, मैं उसको समझा नहीं पा रहा, है ना। अच्छा, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, तभी मैं सोचूं, मैंने पूरा अपना टच पैड ही टेढ़ा रखा हुआ है, इसलिए तो नहीं चल रहा है ये ठीक से। देखो मलिनी, बेसिकली होता क्या है, ये जो वेज होता है ना, इस वेज पे, हाँ अब सही है ना, इस वेज पे एक ब्लॉक रखते हैं हम ऐसे एम मास का। सो वी प्लेस अ ब्लॉक ओवर दिस वेज। तो ये जो सरफेस है ना, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, दिस शेडेड सरफेस, इसको बोलोगे आप कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस आप किसको बोलोगे? जिस सरफेस के ऊपर आपने ब्लॉक को रखा है ना, दैट सरफेस ऑफ द वेज विच इज इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। इसको मैंने आसान करने के लिए ऐसे बोला था, ऐसे समझ लो कि वेज क्या होता है। बेसिकली इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द बेस ऑफ द वेज, बेस। दिस इज हाइपोटेनस ऑफ द वेज, हाइपोटेनस, एंड दिस इज योर हाइट ऑफ द बेस। ये तीन साइड्स में आप वेज को डिवाइड कर लो, हाइट ऑफ द वेज। So the hypotenuse side of the wedge is generally called as the contact surface, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि दो rigid bodies, when two rigid bodies are in contact, their velocity components perpendicular to the contact surface. Which one is the contact surface? This one. This is your contact surface. So velocity components perpendicular. So ये ब्लॉक है, ये स्लाइड कर रहा होगा, इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो जो ये जो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, जो सरफेस के वेज का ये सरफेस है ना, इसकी ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द वेज। अगर वेज की कुछ वेलोसिटी है इस तरफ, ठीक है, सपोज करो ये वेलोसिटी है, तो कुछ उसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। ओके, सो ये जो कंपोनेंट होगा ना इस तरफ, ये वाला, ये नीचे वाला, दिस वन, दिस कंपोनेंट will be equal to this component. Okay, perpendicular component of the wedge velocity, wedge की velocity का component perpendicular to this surface will be equal to the component of the block velocity perpendicular to the contact surface, ठीक है। बेसिकली कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो किसके इक्वल होगा? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी, ठीक है।
इसी चीज को मैंने कल इलिस्ट्रेट किया था। तो हमने यहाँ पर बनाया था V1 हमने क्या दिया था, V1 हमने दिया था ब्लॉक को वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे हमने V2 वेलोसिटी दिया था किसको, इसको, सॉरी V1 हमने वेज को दिया था और V2 हमने ब्लॉक को दिया था। ये ब्लॉक है ना आपको, दिस इज योर ब्लॉक। तो ऐसा कुछ हमने किया था, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ये ब्लॉक M ब्लॉक, सपोज करो M ब्लॉक है, ये M मास का, ये V2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक है इसके ऊपर, ये नीचे जाएगा तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा, सॉरी पैरेलल होगा सरफेस की, और दूसरा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कॉन्टैक्ट सरफेस के, ठीक है, जो कि आपका क्या निकल के आया, अगर ये एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा V2 cos अल्फा। V2 cos अल्फा विल बी इक्वल टू, वेज की वेलोसिटी को देखो, ये वेज की वेलोसिटी है इधर पीछे की तरफ V1, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये भी कल समझाया था कैसे। सो द कंपोनेंट परपेंडिकुलर, नहीं नीचे वाला लेना ना हमने, ओहो इरेजर कहाँ है, इस डायग्राम को हटा देता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं फिर से। अगर आप वेज की वेलोसिटी को देखें तो वेज पे देखो क्या है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज पीछे की तरफ, V1 मैंने वेज को वेलोसिटी पीछे की तरफ। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, एग्री, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। So this component will be what? V1 cos theta, and the perpendicular component will be what? V1 sin theta. अब मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट V1 का परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, इस सरफेस के, इस सरफेस के तो सर यही दिख रहा है V1 sin थीटा। ये देखो ये परपेंडिकुलर है सर, इसके पीछे एक्सटेंड करेंगे तो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो V1 sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट to the contact surface is equal to V2 cos alpha. What is V2 cos alpha? Perpendicular component of the block velocity. इसको मैंने क्विकली आपको समझा दिया। आज आगे करते हैं। हो गया दीपिका रिवीजन? सर आपने बोला था आज वापस कराओगे। हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ लिया, हो गया ना रिवीजन अब आपका। मैंने बोला था मैं लास्ट लास्ट वाला टॉपिक समझा दूंगा, मैंने क्विकली समझा दिया। आई होप दीपिका को भी क्लिक कर गया होगा मैंने क्या चीज बोली है, और दीपिका कह रहा हूँ, और मलिनी को भी क्लिक कर गया होगा, सपना को भी कुछ तो क्लिक किया होगा। ओके गुड गुड मलिनी। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे आते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अब देखो फिर से वही बात है, जो मैंने रॉड की आपको कंस्ट्रेंट पढ़ा है, वेज की कंस्ट्रेंट पढ़ा है, उसी तरह से स्ट्रिंग में भी कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। स्ट्रिंग में क्या कंस्ट्रेंट होते हैं? जो लिखे हुए हैं वही होते हैं, किसी बात है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखो द लेंथ, व्हाइट यहां से ब्लैक कर लेते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ओके, दैट इज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब आप उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी लेंथ को घटा या बढ़ा नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अब इससे होगा क्या, अब देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा दैट इफ m1 block is moving downwards ना, if m1 block is moving downwards, this small m block will automatically move upwards because the length of this string is inextensible. इफ दिस स्ट्रिंग हैज बीन एक्सटेंसिबल, अगर ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल होती तो क्या होता, ये M1 कैपिटल M यहाँ से नीचे लटकता जाता, यहाँ से एक्सपेंशन आता स्ट्रिंग की लेंथ में, और M2 अपनी जगह पर रहता। M2 मूव, सॉरी स्मॉल m मूव नहीं करता, स्मॉल m मूव नहीं करता। लेकिन यहाँ इस केस में एकदम एग्जैक्टली अपोजिट चीज हो रही है। क्या हो रहा है दैट कैपिटल M is coming downwards, so small m is moving upwards, just because of this phenomenon that the length of the string remains constant. Length is constant. Okay, so if the length comes down from the right side, the length of the string has to go up from the left side. ये बात भी क्लियर है। Okay, string always remains tight. That is the blocks do not slack. तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये देखो हमेशा टाइट खिंची हुई कंडीशन में, टाइट मतलब क्या है, एकदम प्रॉपर्ली खिंची हुई, स्लैक नहीं कर रही है स्ट्रिंग कहीं भी। स्लैक समझते हो, देखो ये होती है टाइट स्ट्रिंग। ये एक एंड पे है, ये एक दीवार है, इससे मैंने स्ट्रिंग बांधी, ये दूसरी दीवार पे, ठीक है। अगर आप इस दीवार की लेंथ को छोटा कर दूंगा, सपोज करो यहाँ पे, और मैं स्ट्रिंग उतनी ही बड़ी लूंगा, तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऐसे करके बंधेगी, मतलब लूज होगी या जमीन पे पड़ी होगी स्ट्रिंग, समझ रहे हो। ये देखो ऐसे बांध दी मैंने, तो ये बची हुई जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेंथ जो है ये नीचे पड़ी हुई है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्लैकिंग। ओके, तो स्लैक नहीं होती है, जो भी हम फिजिक्स में आप याद रखें, देयर विल बी नो स्लैकिंग, स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन टाइट। पुली ब्लॉक सिस्टम का एग्जांपल है आगे, क्या एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है दैट
अगर if the m1 block, you see here, if m1 block is moving x1 distance, x1 is your displacement, x1 it is getting displaced in the above direction towards y axis बोल सकते हैं. m1 देखो अगर x1 डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी तो दोनों देखो तो सेम पोजीशन पे है, दोनों एकदम सेम पोजीशन पे है ना, देखो एकदम सेम पोजीशन में. अब यहां से अगर m1 कुछ x1 डिस्टेंस ऊपर चला गया, यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया x1 डिस्टेंस ऊपर, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि जितना m1 ब्लॉक ऊपर गया होगा उतना ही m2 ब्लॉक को नीचे आना पड़ेगा, सो दैट m2 ब्लॉक विल मूव x2 डिस्टेंस डाउनवर्ड्स एंड दिस x1 and x2 विल बी इक्वल. ठीक है, ये कहने को हमने x1 x2 नाम दिया, लेकिन ये बराबर होंगे. ओके, ये बात समझ में आ रही है? आ रही हो? सिंपल सी बात है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसलिए जितना अगर आप m1 को ऊपर मतलब m2 को नीचे खींचोगे उतना m1 ऊपर आएगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा आल्सो, जितना m1 को नीचे खींचोगे उतना दूसरी साइड से m2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसमें कुछ टफ थोड़ी. तो इस डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है कि बराबर हो रही है ब्लॉक्स की, जितना m2 नीचे जाएगा उतना ही m1 ऊपर आएगा. ये आपको बराबर डिस्प्लेसमेंट देखिए. अब एक और बात याद रखना, नॉट ओनली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक विल आल्सो बी सेम. ओके, बिकॉज दे फॉर्म अ सिस्टम. अगर एक ब्लॉक की वेलोसिटी ज्यादा होगी दूसरे से ब्लॉक से, तो ये स्ट्रिंग यहां से टूट जाएगी. ठीक है, सो स्ट्रिंग विल ब्रेक. स्ट्रिंग को हमें तोड़ना थोड़ी है, स्ट्रिंग टूट जाएगी यहां से अगर वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, एक्सीलरेशन में डिफरेंस आएगा तो. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट the displacement of both the particles will be same, their velocities will be same, and their acceleration will also be same because they form a system together. ये दोनों ब्लॉक्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटीज बराबर होंगी, इनके एक्सेलरेशन बराबर होंगे और इनकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी. ठीक है, कैसा भी जो है आपका सिस्टम हो, पुली में देखो ये सिस्टम भी पॉसिबल है. अब जहां से ये स्मॉल एम, जितना स्मॉल एम नीचे नीचे जाएगा उतना ही कैपिटल एम राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है, आया नहीं आया बताओ, क्वेश्चन दूंगा फिर आ गया तो. जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. क्लियर? क्वेश्चन करेंगे पापा. आ गया सर. क्लियर सर. यस सर. दीपिका. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर. सवाल कुछ इस प्रकार है. क्या सवाल दूं? पहले इस कंस्ट्रेन वाला ही देता हूँ, स्ट्रिंग का ही देता हूँ. आप स्ट्रिंग पढ़ा है ना अभी. सपोज करो इन अ सिस्टम, ओहो, इन अ सिस्टम, अभी सिस्टम बना दूंगा आपके लिए तो आपको आसानी हो जाएगी. अभी डायग्राम आई ड्रॉ. ब्लॉक ए इज मूविंग, नॉट मूविंग, मूविंग गलत वर्ड हो जाएगा, पुल्ड लिखते हैं. ब्लॉक ए इज पुल्ड towards, let's say right, towards right. With, हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना, विथ स्पीड वी. कुछ नहीं है, अभी मैं एक सिस्टम है जिसमें कि कोई ब्लॉक ए होगा, ठीक है, एंड दैट ब्लॉक ए को पुल किया गया राइट डायरेक्शन की तरफ और इसी स्पीड से, विथ स्पीड वी. ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी. ब्लॉक बी की आपको वेलोसिटी निकालनी, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट, at that instant when string is making an angle theta with horizontal.
I hope you understand my handwriting, और नहीं आई होगी तो I am reading the question for you once again. In a system, block A is pulled. This is pulled towards right with a speed of VA. Okay, you have to calculate the velocity of block B at that instant when the string is making an angle theta with the horizontal. और आपके लिए डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार होगा. This will be a pulley here. A pulley is attached. And this is your block A block. Okay, this has a velocity VA in this direction. This angle is theta, and this is your B block. This is your B block. Okay. So block A is pulled towards right, and it makes an angle theta with the horizontal. This is block B. Calculate the velocity of block B. I hope the question is clear. Question समझ में आया ना? Clear जी sir, question दो. Clear है. Okay. Question भी clear है? होना तो चाहिए. चलो नहीं होगा तो मैं देखता हूँ अभी बीच में थोड़ी देर में, जब तक आप लोग सॉल्व करो. ट्राई करो, नहीं भी है क्वेश्चन क्लियर तो कुछ कुछ ट्राई करो आंसर निकालने का. कुछ भी निकाल दो. मेरे को आंसर में कह देना सर NaCl Al2O3, पर आंसर दे देना. कुछ कुछ भी बोल देना बस, है ना. सब ब्लैंक मत बैठना. कितना ही फनी लगेगा ना. फिजिक्स के क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सर 3 कार्बन बॉन्ड्स, है ना. एक साथ में था मेरे स्टूडेंट, अच्छा था, वो पढ़ता अच्छा था, तो उसने क्या किया ना, प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर दिया एग्जाम में, नीट के एग्जाम में. और बहुत क्लासिक गलती करी उसने बबलिंग में. बायो के सारे आंसर फिजिक्स में मार्क कर दिए, फिजिक्स के सारे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के सारे बायो में, सब उल्टा उल्टा कर दिया. और मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि बायो में आते हैं 90 सवाल, उसको करते हुए अजीब सा ही लगा होगा कि बायो के 90 सवाल में फिजिक्स में कैसे कर रहा हूँ. फिजिक्स में आते ही 45 क्वेश्चन होते हैं. पता नहीं क्या खेल करा उसने, लेकिन इट वॉज वेरी वियर्ड टू हियर. काफी सैड था वो बाद में जब उसने बताया कि ऐसे मेरे बबलिंग में गलती होगी. मैं कहा ये तो गलती करते टाइम भी रियलाइज होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बायो भी मार्क कर रहा हूँ तो 90 तो होने चाहिए. शायद उसी मोमेंट पे उसको रियलाइज हुआ होगा जब फिजिक्स का कॉलम खत्म हो गया होगा और उसने देखा होगा अरे. अब आपके टाइम पे ना एक चीज अच्छी हो गई है, नई OMR जब मैंने देखी कि आपने वो ब्रेक कर देते हैं एकदम, है ना. सेक्शन ए सेक्शन बी के साथ में शायद ब्रेक कर देते ना सेक्शन ए सेक्शन बी में OMR को. आई एम नॉट श्योर, मैंने देखी तो थी एक OMR, वो पता नहीं ओरिजिनल है वो डेमो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की थी. आई डोंट, मेरे को तो ओरिजिनल लग रही थी. उसमें सही है सेक्शन वाइज. चलो क्वेश्चन करो आप लोग. लेट मी सी, किसी ने डाउट तो नहीं पूछा. सर ब्रेक करते हैं, क्या ब्रेक करते हैं? अच्छा OMR ब्रेक करते हैं. हाँ मेरे को, मैंने भी देखा था कि OMR, नई वाली OMR को ब्रेक कर दिया NTA ने ना, सेक्शन वाइज देने लगे. विच इज गुड, बबलिंग में कम गलती होगी.
30 seconds more. हाँ जी, आया आंसर? ज्यादा दे दे टाइम तो मैंने आपको वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा। कुछ आंसर मुझे आपका सही लग रहा है, बट थोड़ा सा प्रॉपर लेके तो सही था, आंसर सही है, गलत नहीं है। बट आप एग्जाम में ना इस तरह से नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, और किसी को क्यों नहीं आया? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। Why others are not able to solve this? किसी का वी और किसी का नहीं आ रहा वी cos थीटा। देखो, इफ आई मेक दिस सिस्टम, सिस्टम तो खैर ये बना ही हुआ है।
VA. This angle is what? Theta. This is B block. Okay. First of all, तो आप एक बात समझो. If A block is moving towards right side, B block obviously नीचे आ रहा होगा. ये मोशन देख के आपको समझ आना चाहिए that velocity of B will be downwards. VB कुछ downwards होगी, वो हमें निकालना है क्या होगा. ठीक है. टेल मी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है. दैट स्ट्रिंग के अलोंग जो है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग वेलोसिटीज रिमेन इक्वल. स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग. सो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ VA अलोंग द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा VA का. दैट विल बी नथिंग बट VA cos थीटा. VA cos थीटा. ठीक है. एंड विथ द वेलोसिटी ऑफ B जो है, वेलोसिटी ऑफ B इज ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. VB तो देखो स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, घूम करके नीचे आ रही है ना ऐसे. तो द वेलोसिटी ऑफ B इज ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. सो VB will be equal to VA cos theta. ओके. इतना सिंपल सा आंसर था, इसके लिए आपने पूरा 1 से 1.5 मिनट ले लिया. VB is equals to VA cos theta. Why? Because string constraint क्या कहता है. स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये कहता है that along the length of the string velocity सेम होंगी, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा. What is the component of this VA, velocity of A along the string? Along the string कौन सा component होगा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये component कौन सा होगा. VA cos theta. And VA cos theta is along the string and velocity of B is entirely along the string. V की velocity कैसे होगी, नीचे की तरफ. तो which is the velocity of the B is entirely towards length of the string. तो इस हिसाब से आप VB is equals to VA cos theta निकाल सकते हैं. मुझे लग रहा है आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है. नो सर. क्या नो सर बेटा, क्या नो सर. ये तो यही क्वेश्चन था. अच्छा. अच्छा ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो. The system shown in the figure is in equilibrium. Find the acceleration of the block ABC. All equal masses M at the instant when the spring between B and C is cut. Good question. The system shown in the figure is in equilibrium. ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन खत्म हो गया वहीं पे. आई होप समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल था. ठीक है. The system shown in the figure is in equilibrium. ABC तीन ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं आपस में. फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए बी एंड सी. तीनों ब्लॉक्स का कोई एक्सेलरेशन निकालना है. तब ठीक है, तब उस इंस्टेंट पे जब द स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट. तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग जो है, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं. दिस स्ट्रिंग इज कट. ठीक है. यहां पे आप एक कट लगा देंगे सीजर्स लेके. तो उस केस में एबीसी का क्या एक्सेलरेशन होगा. When the spring between B and C block is cut, assume springs to be idle and all the blocks okay are in equilibrium. और mass सबका equal mass है. All the blocks are in equilibrium. Calculate the acceleration and tell me. 1 मिनट और ले लो. स्प्रिंग कांस्टेंट्स क्या लोगे, K1 K2 ले लेना.
ठीक है, दो स्प्रिंग्स है ना यहाँ पे, तो K1 K2 दे देना स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तो अंडरस्टूड चीजें हैं, अपने आप ले लिया करो। ऊपर वाला K1, नीचे वाला K2। फर्स्ट स्ट्रिंग जो है रॉड के साथ जो कनेक्टेड है उसे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेना, नीचे वाली का K2 मान लेना। कितना टाइम चाहिए भाई? टेन सेकेंड्स मोर। क्या हुआ आप लोग को? पुराना पिछला क्वेश्चन समझ आया उसका भी हाँ या ना को जवाब नहीं दिया? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? इतनी देर बाद क्यों बोल रहे हो नहीं आ रहा? तो हैंड रेस करो, बताओ मुझे क्या नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना? पुराना क्वेश्चन आया उसका यस नो भी लिखा हुआ ना। सपना, आपको आपने किस चीज का नो लिखा है? सपना चली गई है? नहीं है। कौन? अनुराग चला गया। छोड़ो सर, ये नहीं आया। हम्म। कोई नहीं। क्या है ना इसमें, मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहा है। और हम थोड़ा सा उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग ने कम करी होगी, या फिर आप उतना सोच नहीं पा रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं हो रहा है। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, होगा क्या। मैंने बोला कि तीनों सिस्टम ना, एक तीनों ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम पे हैं, ए बी और सी। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना, कितनी बार बता चुका हूं कि उन पे लगने वाली नेट फोर्सेस का सम जीरो है। ठीक है, यानी उन पे कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है। अब उन्होंने बोला कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए बी और सी का, उस इंस्टेंट पे जब हम बी और सी के बीच में जो स्प्रिंग है उसको काट देंगे। जब हम बी और सी ब्लॉक के बीच की जो स्प्रिंग है उसको काट देंगे, उस इंस्टेंट पे ए बी और सी का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने स्प्रिंग को कट दिया, एज सुन एज आई कट द स्प्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज सुन एज आई कट द स्प्रिंग, ये यहां से कट के अलग हो जाएगा ना। कहाँ है वो नेक्स्ट वाला? इसके नेक्स्ट होगा ना। स्प्रिंग फोर्स एक्सपीरियंस इंस्टेंटेनियस नो चेंज। अच्छा, ये चीज भी बता देता हूँ, वो डायग्राम शायद आगे होगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यार इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सीख लो, कोई बात नहीं। स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, जैसे आप काटोगे ना तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं आता है स्प्रिंग फोर्स। जैसे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे था तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे mg फोर्स लग रहा होगा।
ठीक है, जो मैं आपको प्री कट सिस्टम दिखा रहा हूँ। देखो, सी ब्लॉक पे नीचे एमजी लग रहा होगा और ऊपर क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। और यहाँ देखो बी ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, नीचे एमजी लग रहा होगा बी ब्लॉक पे, और नीचे क्या लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू ये K2 स्प्रिंग, और ऊपर ये K1 स्प्रिंग है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो K2 स्प्रिंग का है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। नीचे की तरफ ही लग रहा होगा सर, क्योंकि देखो स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी, स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगी, है ना। ऊपर टेंशन लग रही होगी, ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में टेंशन है यहाँ पे। बट सारी सारी फोर्सेस का प्ले आ गया इस क्वेश्चन में, सारी फोर्स एक साथ आ गई हैं। ठीक है, एमजी भी है नीचे, एमजी की वजह से स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुई K2X2। ठीक है, बी ब्लॉक पर देखो, बी ब्लॉक पे अपना वेट, जो बी ब्लॉक का वेट है एम, तीनों का मास इक्वल है। ठीक है, बी ब्लॉक का जो अपना वेट है एमजी वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, और जो स्प्रिंग फोर्स है K2X2 ड्यू टू सी ब्लॉक वो भी नीचे की तरफ लग रही है, और ये ऊपर टेंशन लग रही है, यहाँ पे ये देखो टेंशन लग रही है ऊपर। और अब देखो ए ब्लॉक को, ए ब्लॉक पे क्या क्या हो रहा है, एक एमजी लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और टेंशन लग रहा है एक नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स K1X1, K1X1। नहीं आया। आ तो गया होगा वैसे। तीनों ब्लॉक पर फोर्सेस समझ में आ गए, कैसे कैसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टेंशन और स्प्रिंग किस डायरेक्शन में कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये समझ में आया सबको। डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी अगर, तो नहीं समझ में आएगा आगे। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ में आया प्री कट सिस्टम जो मैंने लिखा हुआ है, प्री कट सिस्टम में किस तरह से इंडिविजुअल मैंने ABC ब्लॉक के एफबीडी बनाए हुए हैं प्री कट सिस्टम में। K2X2 ऊपर की तरफ क्यों है, टेंशन ऊपर की तरफ बी ब्लॉक पर क्यों है। वो बहुत ऑब्वियस सी बातें हैं कि दोनों एंड्स जो हैं, वो मैंने आपको बताया था टेंशन किस तरह क्यों लगती है, क्योंकि वो अपने दोनों एंड्स की लेंथ चेंज ना हो। इसी तरह से टेंशन लगती है, इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स लगती है कि डिफॉर्मिटी जहां हो रही होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है स्प्रिंग फोर्स लगती है, और टेंशन भी ऐसा ही है, अपने दोनों एंड्स की लेंथ चेंज ना हो इस हिसाब से टेंशन लगती है। अगर आप एक एंड को पुल करोगे तो दूसरे एंड की तरफ से ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, एक एंड को नीचे पुल करोगे वैसे ही टेंशन लगती है। तो डायरेक्शंस ये क्लियर है, जरा बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, प्री कट सिस्टम पे किस तरह से फोर्सेस लग रही हैं, ये चीज क्लियर है या नहीं सभी को। ये तीनों डायग्राम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्लियर है, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। लेट मी सी सर, अगर मास डिफरेंट हो तो, मास डिफरेंट नहीं है अभी, मास डिफरेंट का मत पूछो, मास डिफरेंट होगी तब तो कहानी अलग हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली होगा तो यही, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस नहीं बदलेंगी, लेकिन कहानी अलग किस सेंस में हो जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, फिर अलग अलग स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, अभी तो आप ये बोल सकते हो कि टेंशन थ्रू आउट द सेम है, स्प्रिंग फोर्स सिर्फ अलग है क्योंकि मैंने अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट दे दी। ठीक है, मास अभी डिफरेंट मत करो, मास डिफरेंट में भी फर्क इतना पड़ेगा आपको कि बस फोर्सेस इम्बैलेंस्ड होंगे, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जो ऊपर इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने वो नहीं होगा अगर मास डिफरेंट हो जाएंगे तो। ये कंडीशन समझ में आई, पहले ये बताओ। यस सर, दीपिका को समझ में आया, सिर्फ दीपिका ने यस लिखा है, मालिनी मजबूरी में यस लिखते हुए, कोई बात नहीं। तरीके से समझ में आया ना। अब ये बात याद रखो, प्रीकट सिस्टम समझ लिया, अब ये बात याद रखो कि स्प्रिंग फोर्स एक्सपीरियंस इंस्टेंटेनियसली नो चेंज, की स्प्रिंग फोर्स में एकदम से कोई चेंज नहीं आता। जैसे आपने स्प्रिंग काट दी तो उसके 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 पास जो फोर्स था वो एकदम से जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स में इंस्टेंटेनियसली कोई चेंज नहीं आता, तो डेल्टा स्प्रिंग फोर्स, चेंज इन स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो इंस्टेंटेनियसली, एकदम से स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होती है। हाँ, टेंशन जो है वो एकदम से जीरो हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से कोई ब्लॉक अटैच है, वो स्ट्रिंग काट दोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन एकदम से जीरो हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियसली टेंशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, बट स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं आता है। अब अगर हम पोस्ट कट सिस्टम को देखें, ये देखो पोस्ट कट सिस्टम क्या होगा, आपने ये देखो यहां से आपने स्प्रिंग काट दी तो सिर्फ टेंशन लग रही है नीचे की तरफ, स्प्रिंग है ही नहीं, तो ऊपर कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है सी पे। बी ब्लॉक को देखो, ठीक है, बी ब्लॉक पे सिर्फ एमजी रह गया है नीचे, और ऊपर टेंशन लग रही है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही थी वो स्प्रिंग तो कट गई, वो स्प्रिंग तो है ही नहीं।
ठीक है। और ए ब्लॉक को देखो, अरे अरे ये क्या हुआ, ए ब्लॉक को देखो, ए ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एमजी नीचे, टेंशन नीचे और K1 X1 ऊपर। अब अगर आप पोस्ट कार्ड सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो और बी ने ए और बी ने यहां देखो, ए और बी ने एक सिस्टम फॉर्म कर लिया, ए एंड बी ब्लॉक्स हैव टुगेदर नाउ फॉर्म्ड अ सिस्टम। और वो सिस्टम कैसा है, वो सिस्टम ऐसा है, ए एंड बी ब्लॉक्स आर अटैच विद अ स्ट्रिंग, यहां पर वो एक स्ट्रिंग से अटैच है और फाइनली एक स्प्रिंग से अटैच है इस रॉड से। तो ए बी का मास दोनों का सेम है, तो नीचे टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, 2 mg। ठीक है, नीचे 2 mg फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, K1 X1। ठीक है, ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, K1 X1। और ये K1 X1 की वैल्यू 3 mg क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी आपको एकदम से कि काटने से पहले K1 X1 की स्प्रिंग की कितनी वैल्यू होगी, 3 mg, क्योंकि एक एम ये रहा, एक एम ये रहा और एक एम ये रहा। ठीक है, तो नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा, मतलब नेट फोर्स इस K1 ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, 3 mg। अरे इस स्प्रिंग को थोड़ी पता है, इस स्प्रिंग को थोड़ी पता है कि मैं एक ही मास से कनेक्टेड हूं, क्योंकि ये स्प्रिंग तो ये देख रहा है ना कि उसके नीचे, उस स्प्रिंग को ये नहीं पता ना कि मैं एक ब्लॉक से कनेक्टेड हूं जिसका मास m है, उस पर तो उतना फोर्स लग रहा है जितना 3 m ब्लॉक मिलके लगाते हैं। उसको ये नहीं पता, उसको लग रहा है कि मैं एक ऐसे ब्लॉक से कनेक्टेड हूं जिसका मास ही 3m है। दिस स्प्रिंग कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मैं एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड हूं और वो इंटर्न आगे चल के वो दो ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो उतना ये वाला K1 वाला स्प्रिंग डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको भी ये लग रहा है कि मैं एक सिंगल ब्लॉक से कनेक्ट हूं जिसका मास ही 3m है। ठीक है, ठीक है, तो K1 X1 किस, K1 X1 कटने से पहले, स्ट्रिंग कटने से पहले K1 X1 की वैल्यू 3 mg होगी। ये बात समझ में आ गई क्यों होगी, तीन मास है ना भैया, m m और m, तीन मास है ना, K1 X1 विल बी इक्वल टू 3 mg बिकॉज स्प्रिंग फोर्स ड्यू टू किस वजह से अराइज होता है, ड्यू टू टेंशन, और टेंशन किससे अराइज होती है, ड्यू टू mg। ठीक है, टेंशन इज अराइजिंग ड्यू टू mg, सो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 3 mg K1 X1 बिफोर कटिंग। और दूसरा मैंने क्या चीज बताई कि बंद हो गया क्या ये, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है इसमें भी। ठीक है, तो K1 X1 3 mg की इक्वल होगा, लेकिन स्प्रिंग कटने के बाद ये देखो, ये वाले केस में हमने स्प्रिंग काट दी, इस केस में K1 X1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या अभी भी 3 mg होनी चाहिए या 2 mg हो जानी चाहिए, अभी भी 3 mg ही होगी K1 X1 की वैल्यू, जस्ट बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज कि स्प्रिंग आपने तो काट दी, ठीक है, यहां से, लेकिन स्प्रिंग में जो फोर्स होता है ना बेटा, वो एकदम से इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं आता है। जिसको काट, जो स्प्रिंग काट दी वो तो स्प्रिंग की खत्म हो गई ना, तो यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग बची है ये वाली K1 वाली, इसमें फोर्स अभी भी 3 mg रहेगा, क्योंकि एकदम से चेंज स्प्रिंग फोर्स में नहीं आता। हाँ, टेंशन एकदम से जीरो हो जाती है, ठीक है, तो टेंशन में चेंज आ जाता है एकदम से, लेकिन स्प्रिंग फोर्स में चेंज नहीं आता। तो अगर आप ए और बी को देखोगे, ए और बी पे आप ए और बी को एज अ कंबाइंड सिस्टम ट्रीट करो, तो ए बी पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 2 mg, ऊपर कितना लग रहा है, 3 mg। और अगर सपोज आप कहो कि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, ए और बी कंबाइंड सिस्टम मान लो, ए बी को कितना लग रहा है, इस पे mg फोर्स लग रहा है ए और बी पे। ठीक है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सिस्टम। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको मास से डिवाइड कर देता हूँ 2m से, तो m से m कैंसल्ड, एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू g/2। और एक्सेलरेशन ऑफ c कितना होगा, सर c का एक्सेलरेशन होगा g, c का एक्सेलरेशन g क्यों होगा, क्योंकि c को तो काट दिया ना आपने, यहां से कट जाएगा तो नीचे गिरेगा, व्हेन यू विल कट द स्प्रिंग c विल फॉल डाउन, ब्लॉक c विल फॉल डाउन, नीचे फॉल करेगा तो कितना एक्सेलरेशन लेगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो c का तो g होगा, लेकिन a और b का होगा g/2, क्योंकि नीचे नेट ए और बी सिस्टम फॉर्म कर लेंगे उसके बाद, और सिस्टम पे नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा 2 mg और नेट फोर्स अपवर्ड होगा K1 X1। ठीक है, बताओ ठीक है या नहीं है, क्विकली।
चलें कुछ पढ़ाऊं और आगे? टाइम कितना हो रहा है? Friction. Introduction to friction. What is friction? Friction is a force related to the two surfaces in contact which opposes the relative motion between them. क्या समझ आया आपको? फ्रिक्शन क्या होता है? एक फोर्स होती है रिलेटेड टू द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में लगने वाली फोर्स होती है जो उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ करना क्या है। आपको ना हमेशा फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये बात याद रखना। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो कांटेक्ट में बॉडीज होती है ना उनके सरफेसेस के बीच में लगती है ड्यू टू इंटरलॉकिंग। ठीक है, उनके उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेसेस की, अभी बताऊंगा, ग्रूव्स वगैरह फॉर्मेशन होती है, तो उस वजह से फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन लगेगा कैसे, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको इस बात को याद रख के पता चलेगा कि फ्रिक्शन का रोल क्या है। फ्रिक्शन हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो कांटेक्ट में है, जो एक दूसरे से टच हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टच हो रहे हैं, कांटेक्ट में है, उनको हमेशा साथ में रखना चाहता है। ठीक है, सपोज करो जैसे कि ये ब्लॉक है ना और ये सरफेस है, ये ब्लॉक सरफेस इतना एकदम इतना प्यार करते हैं आपस में कि ये एकदम चिपक गए हैं। लेकिन एक क्या करा इसने कि ये समझ लो ब्लॉक को एक पर्सन ने आके पीछे से धक्का मारा। ठीक है, ब्लॉक की एक्स है, ये ब्लॉक की एक्स ने आके धक्का मारा, ब्लॉक नहीं देख सकता, ब्लॉक की एक्स नहीं देख सकती कि ब्लॉक और वेज प्यार करें आपस में। तो इसने ब्लॉक को धक्का मारा और ब्लॉक क्या हुआ भाई, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, वेज से फिसल के वेज से दूर जा रहा है। भाई यहां तक साथ रहेगा, उसके बाद फिसल जाएगा, फिर यहाँ कहीं आ जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ये तो उसकी एक्स चाहती थी कि वेज से प्यार ना करे। लेकिन फ्रिक्शन एक इतना अच्छा इंसान है जो चाहता है कि ये ब्लॉक और ये वेज हमेशा साथ में रहे, ये अलग ना हो। ठीक है, इनका प्यार बरकरार रहे, ऐसा चाहता है फ्रिक्शन। थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ताकि क्लिक करे माइंड में बात हमेशा कि फ्रिक्शन एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों है ना लवर्स को एकदम साथ में रखना चाहते हैं, उन्हें अलग नहीं होने देना चाहता। आप डायरेक्शन कभी नहीं भूलोगे फ्रिक्शन की। वरना जनरली आपको क्या याद रखते हैं बच्चे की, फ्रिक्शन तो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट 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 डायरेक्शन में। ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है, फ्रिक्शन कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करता। फ्रिक्शन हमेशा ऐसे एक्ट करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है ना उसको अपोज कर सके, क्योंकि अगर मोशन होगा तो दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। रिलेटिव मोशन समझते हो ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे तो एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो फ्रिक्शन चाहता है दो ऑब्जेक्ट्स जो एक बार कांटेक्ट में आ गए, जो एक बार टच हो गए, ठीक है, जिनके सरफेस टच हो गए, वो कभी फिर अलग ना हो। उससे याद रखना फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सपोज करो कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, और अगर मैं ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं ब्लॉक को इस तरफ धक्का दूंगा, फ्रिक्शन पता है कहां लगेगा, इसी तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वांट्स के दोनों सरफेस साथ रहे। अब अगर मैं ब्लॉक को राइट हैंड साइड धक्का दे रहा हूं, ठीक है, जैसे एकदम कोने पर रखा हुआ मैं राइट हैंड साइड धक्का दे रहा हूं, तो फ्रिक्शन ये नहीं कि पीछे लग जाएगा, तो फ्रिक्शन साथ में लगेगा। अगर ये सपोज करो ये कंटिन्यूअस है इस तरफ, तो ये ब्लॉक खत्म नहीं हो रहा, समझो ये प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा चीज है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इतना लंबा है आगे तक।
तो मैं अगर इसकी एक साइड से खड़ा होकर इसको राइट हैंड साइड पुश करूंगा, राइट हैंड साइड तक, ये इन्फिनिटी तक लेंथ है इसकी, तो ये बात नहीं कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फिर आगे ही लगेगा। आप ये बात समझ पा रहे हो? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है कि वो दोनों बस एक दूसरे से अलग ना हो, साथ साथ रहें। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है, रिलेटेड टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये कब अराइज होती है? जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन टेंडेंसी। ये आपको लिखने के लिए डेफिनेशन की कौन सी है जो एग्जाम में लिखो आप, या ऑप्शन में आ जाए तो सिलेक्ट कर लो, लेकिन समझने वाली कौन सी है कि फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में रहे, उन्हें कोई वो किसी भी तरह की फोर्स जो उन पे लग रही है वो उन्हें अलग ना कर पाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, सो ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन एंड इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग गया, देखो एफ लिखा हुआ है ना, एफ फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ओके, दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन। इसी के साथ 6:30 हो गया। लेट मी सी, कोई मैसेज तो नहीं, थोड़ा सा और कुछ करा देते हैं आपको। ये देखो, है ना, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। रोलिंग बॉल का एग्जांपल देख लो, रोल बॉल रोल होके आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। अब इस केस में पीछे क्यों लग रहा है? क्योंकि लिमिटेड है ना ग्राउंड, इसको पता है यहाँ से ये अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों ब्लॉक। तो ये चाहता है कि ये जो भी फोर्स है ना, ये जो भी फोर्स है जो इसको राइट की तरफ धकेल रही है, ये ना धकेले भाई, रुक जाए, क्योंकि अगर बॉल एक जगह पे रखी रहेगी तो ये ग्राउंड की टच में रहेगी। ये चाहता है कि इनका टच ना छूटे, ये दो अलग ना हो, इसलिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सब एक ही चीजें हैं। तो फ्रिक्शन का बेसिकली आपका संग्राम स्टार्ट हो गया है फ्रिक्शन का। आगे देखे क्या पीपीटी में, the component of contact force which is parallel to the surface is called as friction or friction force। एक और डेफिनेशन देखो, वाह, एक और अच्छी डेफिनेशन निकल करके आई है। क्या है ये? द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, एकदम सही बात है। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मैंने आपको बताया था ना जब मैं स्टार्टिंग में सारी फोर्सेस पढ़ा रहा था, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस तरह की होती है। तो एक मैंने नॉर्मल रिएक्शन बताई थी, दूसरी क्या बताई थी? फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन अराइज होता है, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली, इसी वजह से फ्रिक्शन अराइज होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से अराइज हो, है ना। इट एक्ट्स पैरेलल टू दी सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जो जिन दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होगा, जैसे ये ब्लॉक का सरफेस है, ये देखो, और ये आपका जो भी है ये ग्राउंड है, तो इन दोनों के पैरेलल लग रही है, ये देखो, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड ग्राउंड। माइक्रोस्कोपिक व्यू इंटरलॉकिंग वगैरह के बारे में है। व्हाट इज इंटरलॉकिंग एंड सरफेस इरेगुलरिटीज। फ्रिक्शन, अगर साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए तो स्टडी हुई थी कि फ्रिक्शन क्यों लग जाता है, कांटेक्ट होने से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन क्यों अप्लाई हो जाता है, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट, है ना, व्हाई सडनली फ्रिक्शन स्टार्ट्स टू अप्लाई, क्यों फ्रिक्शन अप्लाई होने लगता है। तो साइंटिफिक स्टडी में ये पता चला कि सरफेस जो होता है ना, जैसे आप बुक का डाउन साइड, आप बुक की बैक साइड देखते हो तो आपको तो प्लेन दिख रही है, देखो बुक की जैसे ये अपर साइड दिख रही है वैसी इसकी लोअर साइड भी होती है एकदम प्लेन। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इस तरह की इरेगुलरिटीज होती है सरफेस पे, ठीक है, इस तरह की आउटग्रोथ्स होती हैं अजीब सी, कांटेदार। इन आउटग्रोथ में ये तो हो गई टेबल की, और इस तरह से ये जो बुक है ना, ये ऊपर बुक रखी हुई है, इस बुक की भी डाउन साइड की, बॉटम साइड की कुछ आउटग्रोथ होंगी इस तरह से। सर माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज बोलते हैं सरफेस के इरेगुलरिटीज। ये आपस में जाके क्या होती हैं, देखो अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, ये तो आपका ग्राउंड है, और ये देखो ये आपकी बुक है, ये देखो दोनों की इरेगुलरिटीज आपस में आकर के मिल गई ना एकदम, दे हैव यू नो इंटरलॉक्ड, इसे इंटरलॉकिंग बोलते हैं। आपस में इरेगुलरिटीज आपस में टाइटली पैक हो जाती हैं, टाइटली पैक समझते हो ना एकदम, फेविकॉल वाला जोड़, टूटता नहीं है जो ऐड आता था ना, दैट इज व्हाट इंटरलॉकिंग इज ऑल अबाउट, कि सरफेस के बीच में ना इरेगुलरिटी होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो वो कोई भी सरफेस हो जो आपको नेकेड आई से तो स्मूथ दिखेगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इन इरेगुलरिटीज आपस में फंस जाती हैं, इंटरलॉक कर जाती हैं, इसी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है। दैट इज द साइंटिफिक रीजन क्यों फ्रिक्शन पैदा होता है। व्हाट एल्स?
और क्या क्लासिफिकेशन पे आ गई क्या सीधा? कुछ और देखूं मैं जरा, कुछ छोटा मोटा। अरे आपकी बायो की क्लास का तो टाइम हो गया है। अभी तक वैसे समझ में आया? जस्ट क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स कुछ ऐसी चीज जो आपको अभी तक ना समझ आई हो। फ्रिक्शन की क्लासिफिकेशन देखो, तीन टाइप की है। फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। दिख रहा है? तीन टाइप का फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिक, काइनेटिक। ये तीन टाइप्स में हमने से क्यों बांटा है? आपको वर्ड का मीनिंग समझाता हूं मैं। स्टैटिक मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा, दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में, टेबल का सरफेस एंड बुक का सरफेस, बोथ आर इन कांटेक्ट, लेकिन बुक इज नॉट मूविंग ओवर द टेबल। बुक इज नॉट मूविंग, बुक टेबल के ऊपर मूव नहीं कर रही है, बस रखी हुई है। तो जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उनके बीच में, उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब मोशन होने लगता है, ठीक है, व्हेन द बुक स्लाइड्स टू, मतलब व्हेन द बुक स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर द टेबल, है ना, टेबल के ऊपर मैं बुक को सरकाने लगूंगा, एक एंड से दूसरे एंड तक, है ना, स्लाइड करके लेके जाऊंगा, मतलब बुक मोशन में है टेबल के ऊपर। उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन का टाइप बदल जाता है ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन के रेफरेंस पे। ऑब्जेक्ट्स का स्टेट ऑफ मोशन अगर रेस्ट पे है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट्स आपस में मोशन में आ गए, मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तब जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, कि किस हद तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, किस हद तक, है ना, किस एक्सटेंट तक, एट व्हाट मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कैन स्टे। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली करता है कि ऑब्जेक्ट्स को रिलेटिव मोशन में आने से रोकता है। ठीक है, एक बार रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं, है ना, कि आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन फिर एक लिमिट तक होता है। ठीक है, तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कम इन रिलेटिव मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर, तब जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है, बट आई होप यू हैव योर बायोलॉजी क्लास, so I won't try to, मुझे बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जरा चैट बॉक्स देख लूं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के तीन टाइप्स वगैरह। ओके, Malini has saying the things are going clear. Okay, if everybody else is also agreed, अब तक यहाँ तक सब समझ में आ गया तो we can end the class। कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, because zoology क्लास का ऑलमोस्ट टाइम हो गया, लेट ही हो गया बल्कि।